सफर इश्क का 3। सबकी निगाह का दृश्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह महिला भी मुंह पर हाथ रखे बस अपनी जगह खड़ी स्तब्ध रह गई थी। उसके सामने ही सड़क पर अरुण और नन्हा क्षितिज अपने अपने कान पकड़े उठक बैठक लगाने लगते हैं। सब हैरान होकर उस लाजवाब दृश्य पर से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहे थे। आखिर किसका डर उन दो राजकुमारों पर अपना असर दिखा रहा था कि एक जवान लड़का और एक नन्हे बच्चे में कोई फर्क नहीं रह गया था। सबकी हैरान नजरें अब दिलचस्पी में बदल गई और ये मंजर देखते वह महिला लगभग भागती हुई दोनों का एक साथ हाथ पकड़े एक और उन्हें खींचकर लाती हुई लगभग उन पर बरसी पड़ी। बस तुम दोनों के पास यही आखिरी हथियार है, कर लो मुझे ब्लैकमेल, कुछ और भी बचा हो तो वो भी कर लो। आखिर पूरा सूरत देखे तो इन दीवान परिवार के नौनिहालों की सूरत। सॉरी मम्मा, सॉरी भाभी, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। दोनों बारी बारी से बोलते अभी भी किसी अपराधी की तरह उसके सामने खड़े थे और वो जो उनके सामने खड़ी थी वह थी दीवान परिवार की बड़ी बहू और आकाश दीवान की पत्नी भूमि, जो असल में थी तो सिर्फ क्षितिज की मां पर अरुण के लिए भी उसकी भाभी मां से कम नहीं थी। अब तुम दोनों का ड्रामा कंप्लीट हो गया हो तो चले घर। भूमि की बात सुनते अरुण और क्षितिज एक दूसरे को देखते आंख मारते हुए भूमि को देखते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह हामी में सर हिला देते हैं। वैसे अरुण, आते ही तुमने सूरत में बढ़िया पिक्चर बना ली, बस शुक्र मनाओ कोई रिपोर्टर नहीं हो यहाँ, वरना तुम्हारी अंकल के सामने पेशी होने से कोई नहीं रोक सकता। तब से उनके ड्रामे का मजा लेते योगेश ने जल्दी से उनके बीच आते हुए कहा तो सभी फंसी सी हंसी हंस पड़े। अरे योगेश, तुम कब अब्रॉड से आए? भूमि अब योगेश की ओर देखती हुई पूछती है, पर योगेश हिचकिचाता हुआ कह उठता है, मैं तो कहीं नहीं गया भाभी, मैं तो यही सूरत में था। ओह 4 साल से दिखे नहीं न, इसलिए पूछ लिया। योगेश समझ गया था कि भाभी की हाजिर जवाबी से बचना उसका मुश्किल है। भूमि की बात समझते अब योगेश झेपता हुआ फंसी सी हंसी से कह उठा, ओह सॉरी भाभी, वो मेडिकल में बिजी रहा इसलिए। हाँ क्यों नहीं, दोस्त के आते अब तुम क्या वर्तिका भी नजर आने लगेगी, बस किसी को भाभी से ही नहीं मिलना होता। अच्छा है न, मैं अपनी प्यारी भाभी माँ किसी से शेयर भी नहीं करना चाहता। अब की अरुण अपनी भाभी का कंधा पकड़ते हुए कहता है, हाँ हाँ बस अब चलो भी घर। भूमि मुस्कुराती हुई क्षितिज की उंगली थामती हुई कहती है, भाभी मैं योगेश के साथ आता हूँ, आप चलिए। अरुण के कहते भूमि हाँ में सर हिलाती अपनी कार की ओर बढ़ जाती है और उसकी बगल की सीट पर क्षितिज जाकर बैठ जाता है। वही योगेश की कार में बैठते ही अरुण अपनी पॉकेट तलाशते हुए सिगरेट निकालते हुए बड़े इत्मीनान से उसे सुलगाते उसका एक गहरा कश लेता है। ड्राइविंग सीट पर बैठा योगेश ये देखते चिढ़ते हुए बोलता है, हाँ तो अब समझ आया, इसलिए तू भाभी के साथ नहीं गया। तू इन 4 साल में भी बिल्कुल नहीं बदला, तू और ये तेरी लत। तो कौन कमबख्त बदलने गया था, वो तो डैड का हुक्म था जिसे सजा की तरह काटकर बस वापस आ गया। अब फिर वही सब बातें, ये तू और तेरा एटीट्यूड, फिर तेरा अंकल से जरूर कोई पंगा कराएगा। अरे चल यार, क्या कमी है तेरी लाइफ में, क्यों बेवजह अपनी जिंदगी खराब करने में लगा है, और ये तेरे फेफड़े हैं, क्यों बेदर्दी से इन्हें फूंक रहा है। लगातार सिगरेट के गहरे कश लेते देखते हुए योगेश कहता है, हाँ ये मेरे है इसलिए तो इतना हक है, नहीं तो अगर ये डैड के दिए होते तो वही बताते कि इसमें कितनी सांसें भरनी है और कितनी निकालनी। कहता हुआ अरुण ठसक भरी हंसी से हंस पड़ता है, चल छोड़ न यार, अच्छा ये बता कल पार्टी करे, क्योंकि परसों तो तेरे लिए दीवान मेंशन में पार्टी रखी गई है, जल्दी बता फिर सब अरेंजमेंट मैं करता हूँ। वैसे भी वर्तिका तो है नहीं यहाँ। वर्तिका कहाँ है वह? अब अरुण दूसरी सिगरेट सुलगा रहा था। क्या पता उसके भैया का तो पता है न कितने सीक्रेट इंसान है। कुछ दिन पहले मिली थी तभी बता रही थी कि उसके भैया ने उसके साथ कहीं आउटिंग का प्रोग्राम बनाया है। कहाँ ये खुद वर्तिका को भी नहीं पता। कितने मैसेज भेज चुका हूँ, लगता है तेरी तरह मोबाइल इस बार कहीं छोड़ रखा है उसने भी, नहीं तो तू आ जाया। अगर उसे पता होता तो सारे प्रोग्राम छोड़ छाड़ कर आ जाती तेरे को रिसीव करने। इस पर अरुण बस हल्के से मुस्करा देता है, जबकि योगेश हमेशा की तरह लगातार बोलता हुआ कार ड्राइव कर रहा था।
तेरे आने से लग रहा है जैसे अपने स्कूल के दिन फिर से वापस आ गए। कॉलेज तो हम तीनों एक साथ 1 साल ही पढ़ पाए। इधर तू सिडनी चला गया और मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई में बिजी हो गया। फिर बहुत कम मौका ऐसा मिलता जब वर्तिका मुझसे मिलने आती। अब तू आ गया है न, देखना जमकर इन 4 साल की कसर निकालेंगे। योगेश अपनी बात कहता और खुद ही हंस पड़ता, पर अरुण जो सामने से अपने शहर को निहारता हुआ मन ही मन कहीं गुम था। ये भीड़ भरा शहर फिर से उसमें या वह उसमें शामिल होने आ पहुंचा है। हर बार वह भीड़ में यूं ही गुम होता, कहीं खो जाता। अब उसे इस तरह से खो जाने की आदत सी हो गई थी, पर मन बार बार बुद्धा होना चाहता। उसका मन कहीं दूर चला जाना चाहता। इस वैभव भरी गलियों में उसे चुभन होती, पर उसकी चुभन को समझने वाला कोई नहीं था। उसके अकेलपन को जानने वाला कोई नहीं था। बस एक था उसका अपना तन्हा मन और तन्हा एकांत, जहां अक्सर वह बड़ी खामोशी से घंटों पड़ा रहता और अपनी सांसों को नदी का बहता हुआ यूं ही महसूस था। आखिर क्या इति है उसके इस अकेलेपन की? आखिर क्या चाहत है उसके जीवन की? बिन मकसद के बस अपने पिता की बनाई दुनिया का वह एक कठपुतली मात्र है, जिसे वह अपनी उंगलियों पर जमाने के सामने नचाता हुआ देखना चाहते, जबकि हर बार इस टीस के साथ एक बगावत का बीज उसके अंदर अंकुरित हो जाता। आखिर कब तक वह इस नन्हे बीज को उनकी कर्कश दुनिया से बचाकर रख सकेगा? कब उसकी बनाई अपनी दुनिया होगी? आखिर कब इंतहा होगी इस बेइंतहा दर्द की? कहानी पसंद आने पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।